Assalamualaikum students, welcome to English with Anonymous। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अ बर्ड केम डाउन द वॉक, जो कि एक पोएम है बाय एमिली डिकिंसन। सबसे पहले तो ऑथर का इंट्रोडक्शन है कि ऑथर जो है दैट शी इज़ अमेरिकन पोइट, और वहाँ पे अमेरिका में एक एरिया है एमहर्स्ट, वहाँ से एमिली डिकिंसन बिलोंग करती हैं। एमिली डिकिंसन ने 1800 पोएम्स लिखी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है पोएम्स की, जो कि पोस्टमसली मतलब उसके मर जाने के बाद उसकी सिस्टर ने पब्लिश की। अगर बात की जाए थीम्स पे कि कौन से आइडिया से या कौन सी इंटेलेक्चुअल थॉट थी जिससे एमिली डिकिंसन एस्पायर्ड थी या इन्फ्लुएंस थी, दैट वाज ट्रांसेंडेंटलिज्म, जो कि हम अगली स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। अब ट्रांसेंडेंटलिज्म में क्या होता है कि आप नेचर को डिवाइन कंसीडर करते हैं, आप नेचर पे कंटेम्पलेट करते हैं। अब ये इसमें एक थीम नेचर है, एंड देन सेकेंडली इसमें जो इनसाइट्स हैं या जो एक डीप थॉट्स हैं वो ह्यूमन कंडीशन के बारे में हैं और नेचर के बारे में हैं, जो कि इमिली डिकिंसन के लिटरेचर को शेप कर रही हैं। मूविंग ऑन, ट्रांसेंडेंटलिज्म बेसिकली 19th सेंचुरी में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी अमेरिका में। अब इसमें दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड किया उसमें एक थी सेल्फ रिलायंस, कि सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करना है, किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना। और दूसरा इसमें यह था द सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रुथ, कि असली रूहानी हकीकत क्या है। और वो जो रूहानी हकीकत थी वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट को डिविनिटी ऑफ नेचर में मिली, कि जितना आप नेचर के साथ रहेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, उतना ही आप क्या करेंगे, ट्रांसेंड करेंगे या आप कंफर्टेबल रहेंगे। अब इसमें रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन है और दूसरा हेनरी डेविड थॉरो हैं। ये इसके की फीचर्स हैं, जिसमें हेनरी डेविड थॉरो जो हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें ये 2 साल सोसाइटी से आइसोलेट हो गए, और वॉल्डन जो कि एक प्रॉपर्टी थी रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन की, वहाँ पे जाके रहे और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। डू रीड दिस बुक अगर आपके पास टाइम हो तो। मूविंग ऑन, सेंट्रल थीम जो है इस या आइडिया जो है इस पोएम का, वो है शोइंग द टोटलिटी ऑफ नेचर विद इट्स ब्यूटी एंड ब्रूटैलिटी। अब टोटलिटी ऑफ नेचर क्या है और उसमें ब्यूटी और ब्रूटैलिटी क्या है, इसका मतलब ये है कि एमिली डिकिंसन ने एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया नेचर का, कि बाकी जो पोइट्स थे, अब जिस तरह से विलियम ब्लेक की इकोइंग ग्रीन पोएम है आपके सिलेबस में, इसमें आपको जो आइडिया दिया गया है वो ब्यूटी या हार्मनी बिटवीन नेचर का दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो अ बर्ड केम डाउन द वॉक है, इसमें आपको ब्यूटीफुल साइड भी दिखाई है नेचर की, और साथ साथ ब्रूटैलिटी भी शो की है, कि वो जो नेचर है वो ब्यूटीफुल भी है एंड एट द सेम टाइम वायलेंट भी है। और इसी वजह से इमिली डिकिंसन को पोएट ऑफ पैराडॉक्स कहा जाता है, कि अपोजिंग आइडियाज़ को स्टिमुलेट करती है या इन्हें कंबाइन करती है, और उससे क्या किया जाता है कि एक आइडिया, एक डीप थॉट जो है वो रीडर तक पहुंचाई जाती है। और इसमें जो सब थीम है एक और, वो है इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है दैट इज a bird came down the walk. He did not know I saw. He bit an angel worm in halves and ate the fellow raw. इसमें जो सेंट्रल आइडिया है आपका इस सेंटेंस का वो ये है कि बर्ड जो है वो एक नेचुरल लेकिन प्रीडेटरी क्रिएचर है। उसकी मूवमेंट्स या उसकी एक्टिविटी को आपको शो किया गया है। पहली जो दो लाइंस हैं उनमें क्या हो रहा है कि जो पोएट है वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है या एक ऑब्जर्वेशन बता रहा है बिटवीन हर एंड द बर्ड। अब उसमें हो क्या रहा है कि विदाउट द बर्ड्स नॉलेज, कि परिंदे को पता नहीं है, और स्पीकर क्या कर रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है। इस चीज़ से ये पता लगता है कि इमिली डिकिंसन जो है वो नेचर को ऑब्जर्व कर रही थी इन इट्स रॉ एंड रियलिस्टिक फॉर्म।
अब इसमें जो दूसरी चीज़ क्रिएट होती है वो वोयरिज्म है एंड मिस्ट्री है। वोयरिज्म यही होता है किसी को ताक झांक करना या झांक के देखना, दूसरे बंदे को पता ना हो। एंड देन मिस्ट्री, मिस्ट्री यही है कि आप एक चीज़ को इन इट्स रॉ फॉर्म क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे आपको उस चीज़ की पूरा असरारियत का पता चलता है। मूविंग ऑन टू द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में क्या है, इमेजरी यूज़ की है। और ये जो इमेजरी है ये ब्रूटैलिटी को शो कर रही है बर्ड की। अब बर्ड की क्या ब्रूटैलिटी है कि वो एंजल वॉर्म को क्या कर रहा है, दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके उसे कचा खा रहा है। फोर्थ लाइन में क्या है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई हुई है। कहाँ यूज हुई है कि उस एंजल वॉर्म को फेलो बोला है। किसने फेलो बोला है, दैट इज इमिली डिकिंसन। इमिली डिकिंसन ऐसे मेंशन कर रही है उस एंजल वॉर्म को जैसे वो उसका कोई कुलीग हो या दोस्त हो। अब इमिली डिकिंसन की जो पोइट्री है वो रिक्लूसिव है। बाय रिक्लूसिव आई मीन कि ज़्यादातर आइसोलेशन में लिखी गई है। वो अपने ही कमरे में मोस्टली बंद रहती थी और वहीं पे ही बैठ के उन्होंने अपना मोस्टली टाइम स्पेंड किया। वाइट ड्रेस पहनती थी, बाहर नहीं आती थी, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती थी। अब बाय फेलो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि नेचर को वो अपना फ्रेंड मानती थी। अब इससे ओवरऑल क्या है, इस सेंटेंस में क्या बताया गया है आपको कि एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी बताया गया बर्ड का, और साथ साथ बर्ड की इमेजरी बताई गई है कि वो किस तरीके से एक पाथ से चलता हुआ नीचे आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू from a convenient grass and then hopped sidewise to the wall to let a beetle pass. अब इस सेंटेंस में आपको जो सेंट्रल आइडिया बताया जा रहा है दैट इज ऑफ पोलाइट एंड डेलिकेट साइड ऑफ द बर्ड्स नेचर, कि वो जो परिंदा है वो कितना मुअद्दिब है और वो कितना शाइस्ता है, कितना पोलाइट है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है बर्ड की, ये टोटली कंट्रास्ट कर रही है विद इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंसा में उसका एक ब्रूटल एक्ट दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वही परिंदा है बट नाउ ही इज गॉन पोलाइट। अब इसी वजह से इमिली डिकिंसन को पोएट ऑफ पैराडॉक्स भी बोला जाता है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में आपको क्या बताया जा रहा है, एलिट्रेशन यूज़ की जा रही है। अब एलिट्रेशन क्या है, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो पोइट है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करता है। वो रिपीट करने का मकसद क्या होता है, टू क्रिएट म्यूजिकलिटी इन द पोएम दैट द पोएम कैन बी संग। अब इसमें क्या है, ड्रैंक ड्यू, डी डी की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इमेजरी है बर्ड की मूवमेंट की, तो किस तरीके से एक बीटल को पास होने दे रहा है या ड्यू ड्रॉप्स को क्या कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है। अब थर्डली, अब इसमें क्या है, थ्री और थर्ड एंड फोर्थ लाइन में ये जो बर्ड है ये हॉप, फुदक के साइड पे चला जाता है। क्यों फुदक के साइड पे चला जाता है, कि एक बीटल, एक इंसेक्ट जो है वो वहाँ से पास हो जाए। अब ये जो है ये आपकी पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है कि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ में भी कौन सी क्वालिटी, एटिकेट, सोशल एटिकेट्स और मैनर्स की, वो किस में है, वो बर्ड में है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एक इंसेक्ट को पास होने दे रहा है। अब इस चीज़ से सजेस्ट क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, कि चाहे कितना ही केयोटिक प्रीडेटरी शिकार और शिकारी की दुनिया क्यों ना हो, लेकिन स्टिल उसमें क्या है, एक सर्टेन ऑर्डर है और क्या है, पोलाइटनेस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, he glanced with rapid eyes that hurried all around. They looked like frightened beasts, I thought. He stirred his velvet hat. अब इस सेंटेंस में इमिली डिकिंसन जो है वो उस परिंदे की नर्वस अवेयरनेस के बारे में बता रही कि वो परिंदा क्या है, अब वो नर्वस हो गया है या वो अलर्ट हो गया है। अब वो क्यों नर्वस हो रहा है, क्यों अलर्ट हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में एक चेन बनाई है कि एक जगह पे अगर एक चीज़ शिकारी है और दूसरी चीज़ शिकार है, तो फिर वही परिंदा अब उसी इन्वायरमेंट में क्या है, वो खुद भी शिकार हो सकता है। उसे कोई बड़ा प्रीडेटर, बड़ा शिकारी, वो उसे हंट कर सकता है। तो अब इसकी वजह से परिंदा क्या है, अलर्ट है। अब इसकी फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है
उनमें विजुअल इमेजरी है, जिसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से जल्दी जल्दी अपनी आंखों को मूव कर रहा है। अब वो मूव करने की वजह क्या है कि वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ अलर्ट या अलर्टनेस में है, कि वो हर वक्त क्या है, मोहतात है। थर्ड लाइन के अंदर क्या हो रहा है कि सिमिली यूज हो रही है, जिसमें जो आइज हैं बर्ड की, वो कंपेयर हो रही है विद बीड्स। बीड्स क्या है, अब ये मोती हैं या हीरे मोती जो होते हैं, उस तरह से। अब इनमें फ्राइटेंड जो वर्ड है, अब ये नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है कि वो डरी हुई हैं। एंड बीड्स क्या है, वो एक पॉजिटिव या एक ब्यूटीफुल कॉनोटेशन दे रहा है, जिसका मतलब यह है कि वो खूबसूरत है। अब ये क्या है, ये ऑक्सीमोरॉन है। अब ऑक्सीमोरॉन क्या है, ये भी आपकी एक लिटरेरी डिवाइस है, जो कि एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, ग्रामर वाली, वहाँ पे इन डिटेल इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑक्सीमोरॉन में होता क्या है कि हम दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को या आइडियाज़ को एक साथ यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, बिटर स्वीट, डेफनिंग साइलेंस, लिविंग डेथ, कि जिंदा लाश है, या तीखा मीठा, या चीखती हुई खामोशी। अब यहाँ पे फ्राइटेंड बीट्स भी क्या है, एक ऑक्सीमोरॉन है और सिमिली है। अब इससे सजेस्ट क्या हो रहा है कि वो जो बर्ड है उसकी जो आइज हैं वो हार्ड हैं, शाइनी है और ब्यूटीफुल हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर फुल ऑफ fear. Moving on to the fourth line, she uses tactile imagery. अब इसमें क्या है कि वो जो वेलवेट हेड वो बता रही है इमिली डिकिंसन। अब जब वो वेलवेट हेड मेंशन करती है, तो वो जो वेलवेट का टेक्सचर होता है या उसकी जो फीलिंग होती है, वो हमारे माइंड में आ जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि जो ऑथर है वो पूरी ही उस पिक्चर को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब वो बर्ड की एक्टिविटी को खुद ऑब्जर्व कर रहा था तो इतना ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व कर रहा था, और वही चीज़ वो अपने रीडर के लिए क्या कर रहा है, रिक्रिएट कर रहा है। अब इसे वो कंट्रास्ट कर रहा है किस चीज़ से, शार्प और फेयरफुल आइज से। कि भाई अब उसकी डेलिकेट फॉर्म तो है, फिर उसके बाद उसकी जो आइज हैं वो अब क्या है, वो अलर्ट है, फ्राइटेंड है। ओवरऑल इसमें क्या है, बर्ड की एक नर्वस साइड बताई हुई है, और दूसरा यहाँ पे एक पूरी पर्सनैलिटी को स्केच किया गया है बर्ड की, बी दैट फिजिकल और बी दैट हिज सोशल मैनर्स। मूविंग ऑन टू द फोर्थ सेंटेंजा, like one in danger, cautious, I offered him a crumb, and he unrolled his feathers and rode him softer home. अब यहाँ पे इस सेंटेंजा में आपको क्या बताया जा रहा है कि इमिली डिकिंसन अब इतनी क्यूरियोसिटी से उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देख रही थी, दैट शी हैड ए डिज़ायर कि वो अब उस बर्ड को कंफर्ट करे या उसे कुछ खाने के लिए दे। बट व्हाट हैपन्स इज दैट बर्ड रिजेक्ट्स दैट ऑफर एंड फ्लाइज अवे। अब यहाँ पे जो एक सब थीम है वो आपकी प्रोमिनेंट होके आ रही है कि जो नेचर है वो ह्यूमंस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फ्री है। अब यही जो क्वेश्चन है कि ह्यूमन और नेचर का क्या रिलेशन है, ये बर्ड केम डाउन द वॉक में भी है और द इक्विंग ग्रीन में भी है। अब अ बर्ड केम डाउन द वॉक में रिलेशनशिप क्या है, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का है, कि आज़ाद है परिंदा, वो डिपेंड नहीं कर रहा ह्यूमन के ऊपर अपने फूड के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर हम इक्विंग ग्रीन की बात करें, वहाँ पे नेचर और ह्यूमंस क्या हैं, पीसफुली या हारमोनियसली क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। गोइंग ऑन, अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है, इसमें विजुअल इमेजरी यूज हुई है, जिसमें जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो क्रम क्रम बोलते हैं टुकड़ों को। अब ब्रेड के टुकड़े होंगे कोई, वो ऑफर करी है, जो कि बेसिकली क्या है, जेस्चर है ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, कि भी इंसानी रहमदिली का एक इजहार है। देन थर्ड लाइन में क्या हो रहा है कि वो जो बर्ड है अनरोल्ड हिज फेदर्स, वो अपने पर खोल रहा है। अब खोलने के बाद क्या है, मतलब कि वो फ्लाइट के लिए रेडी है। और फ्लाइट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो क्रम को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। मे बी वो ट्रस्ट नहीं करता, या वो ह्यूमन से क्या है, डरता है। द फोर्थ लाइन, अब पोइट क्या है, मेटाफर यूज कर रहा है। अब ये जो मेटाफर है ये एक्सटेंड है, ये अगले सेंटेंजा में भी जा रहा है। अब ये मेटाफर है किस चीज़ का, अब बर्ड्स के जो विंग्स हैं या उसकी जो मूवमेंट है इनटू द स्काई, वो कंपेयर हो रही है टू द मूवमेंट ऑफ बोट इन ए
ओशन के जो कश्ती है उसकी जो मूवमेंट होती है किसी समंदर में जिसमें उसके ओर्स होते हैं जो कि चप्पू हैं, वो उससे किस तरह स्मूथली एक ओशन में से मूव कर जाती है। सिमिलरली इमिली डिकिंसन बताना चाह रही है कि वो जो बर्ड है वो भी क्या है स्मूथली मूव करके स्काई में जा रहा है। अब यहाँ पे जो ओर्स हैं वो बेसिकली बर्ड के विंग्स हैं, और जो ओशन है वो बेसिकली क्या है, एयर है या स्काई है जिसमें वो मूव करके जा रहा है। अब अगेन इससे क्या पता लगता है कि स्मूथ और साइलेंट डिपार्चर है बर्ड का, जो कि किस चीज़ को एम्फोसिस करता है, फ्रीडम और इंडिपेंडेंट नेचर है किसकी, बर्ड की। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेंटेंजा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा भी फेवरेट सेंटेंजा है। इसमें एमिली डिकिंसन क्या करी है, देन ओर्स डिवाइडेड द ओशन, टू सिल्वर फॉर ए सीन और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून लीप फ्लैशलेस एज ए स्विम। यहाँ पे इमिली डिकिंसन ने क्या किया है कि वो जो एक सिंपल या नॉर्मल या एक एवरीडे की एक्टिविटी थी कि एक परिंदे का उड़ना, अब उसने उस फ्लाइट को या उस मूवमेंट को इमोर्टलाइज कर दिया, उसे इतना ग्रेसफुल बना दिया अपने वर्ड्स के थ्रू कि उससे इवन रीडर भी उस चीज़ को फील कर सकता है कि कितना ही ग्रेसफुल या ब्यूटीफुल मोमेंट था उसकी लाइफ में या इवन इन द लाइफ ऑफ द रीडर्स। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में पोइट क्या है, वही फ्लाइट का मेटाफर जो कि थर्ड फोर्थ सेंटेंजा में था उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा है। इसमें दोबारा वही है कि बर्ड की जो मूवमेंट है, अब उसमें विंग्स और ओर्स कंपेयर हैं, ओशन और एयर कंपेयर है। अब ये जो है ये विद नो सीम और नो मार्क के बगैर कोई निशान छोड़े या बगैर कोई साइन छोड़े वो क्या कर रहा है, परिंदा उड़ के जा रहा है और बहुत स्मूथली जा रहा है। थर्ड लाइन में क्या हो रहा है, सिमिली यूज कर रही है मिले डिकिंसन। सिमिली में क्या है कि अब सिर्फ कंपेयर ओर्स डिवाइडिंग द ओशन से नहीं किया, लेकिन बटरफ्लाइज के साथ भी क्या किया है, कंपेयर किया है कि जैसे तितलियां ऑफ बैंक्स बैंक्स ऑफ नून। अब मतलब क्या है कि जो किनारे के ऊपर तितली बैठी होती है जो वहां से उड़ती है, तो वो जब फ्लैशलेस बगैर छींटे उड़ाए स्मूथली उड़ के चली जाती है, बिल्कुल इन दैट सिमिलर फैशन वो जो बर्ड है वो भी वैसे ही उड़ के गया। अब अगेन ये सिमिली भी किस चीज़ को शो करी है, स्मूथ फ्लाइट ऑफ द बर्ड। अब फाइनली इसमें इमेजरी जो है वो स्विमिंग या फ्लैशलेस की है, बगैर छींटे उड़ाए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल बी दैट मेटाफर सिमिली और इमेजरी, ये किन चीज़ों को एम्फसाइज कर रही हैं, साइलेंस एंड ब्यूटी ऑफ द बर्ड्स फ्लाइट इनटू द स्काई। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लाइन लगती है, ज़रूर इसे यूज़ करें अपनी जो आपका सेंटेंस एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होता है उसमें, कि इमिली डिकिंसन क्या कर रही हैं, इमोर्टलाइज कर रही हैं। किस चीज़ को इमोर्टलाइज कर रही हैं, बर्ड के फ्लीटिंग मूवमेंट को, कि भी वो गुजरता हुआ उसका एक लम्हा या उसकी जो हरकत थी उसे इमिली डिकिंसन ने क्या कर दिया, इमोर्टलाइज कर दिया या कैप्चर कर दिया। अब 1860s या 70s में ये पोएम्स पब्लिश हुई थी, और अब हम इन्हें कब पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 150 या 180 साल बाद हम इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और हम भी उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं या अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि एमिली डिकिंसन ने क्या किया, इमोर्टलाइज किया। देन अगेन क्या है, अब फॉर एवर हमेशा के लिए कर दिया अब उसने उसे इमोर्टलाइज। अब इसका जो मास्टरफुल यूज़ है मेटाफर का, सिमिली का या इवन इमेजरी का, ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक कॉमन नेचुरल साइट को इनटू ए मोमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंट ब्यूटी। कि ट्रांसेंडेंट ब्यूटी क्या है, अगेन ट्रांसेंडेंटलिज्म से कैसे लग रहा है कि जैसे कोई मिरेकल हो रहा है, जैसे कोई खुदाई मुआवजा हो रहा है जब वो परिंदा उड़ के हवा में जा रहा है। अब इसमें क्या है, एप्रिसिएशन है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।